नमस्कार। आज पुनः हम लोग शुरू करेंगे इंडिया फॉरेन ट्रेड वैल्यू कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। छात्रों, उसमें वैल्यू कंपोजिशन समाप्त हो गया है। इस चैप्टर का लास्ट जो बता हुआ है वह डायरेक्शन है। डायरेक्शन मीन्स विदेशी व्यापार की जो भी दिशा है, डायरेक्शन है, इसके सुझाव भी हैं। जो दो डायरेक्शन है, एक है आयातों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट, एंड डायरेक्शन है ऑफ एक्सपोर्ट। दो ही बिंदु है। इस दो बिंदुओं को हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम टच करेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट के बारे में हम बताएंगे। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, और फिर दूसरे क्लास में हम डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स के बारे में बताएंगे, जिसमें उसमें एक्सपोर्ट में एक तालिका भी हम देंगे जो स्क्रीन पर आपको आएगा, उससे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हम आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज़ादी से पहले भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तुलनात्मक लागत लाभ स्थितियों के द्वारा निर्धारित न होकर ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों द्वारा निर्धारित थी। दूसरे शब्दों में, भारत किन देशों से आयात करेगा और कहाँ पर अपना माल बेचेगा, यह ब्रिटिश शासक अपने देश के हित में तय करते थे। यही कारण है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और मित्र राष्ट्रों के साथ था। यही प्रवृत्ति आज़ादी के बाद कुछ वर्षों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि तब तक भारत को अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। उदाहरण के लिए 1950-51 में भारत की निर्यात आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42% था। उसी वर्ष भारत के आय व्यय में उनका हिस्सा 39.1% था। अन्य पूंजीवादी देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि और समाजवादी देशों जैसे सोवियत रूस, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इत्यादि के साथ बहुत थोड़ा व्यापार था। जैसे जैसे इन देशों के साथ राजनैतिक संबंधों का विकास हुआ, वैसे वैसे आर्थिक संबंध भी मजबूत होने लगे। इस प्रकार
बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विकास करने का अवसर खुलने लगे। अब स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और 6.5 दशक के आयोजन के बाद व्यापारिक संबंध काफ़ी बदल चुके हैं। छात्रों, इस तरह से जो भी विदेशी व्यापार की दशा और दिशा और सुझाव जो आपके सामने आएंगे वह सकारात्मक पहलू ही आएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य 2 धुरी होती है, एक आयात और दूसरा निर्यात। इन्हीं 2 माध्यमों से भारत की आर्थिक दशा या राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। तो अब हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स, आयातों की दिशा। भारत की दिशा का अध्ययन करने के लिए सारणी भी दिया हुआ है और यह सारणी दोनों को प्रभावित करेगी। आयात और निर्यात दोनों को एक साथ कोरिलेट किया गया है। तो इस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दरमियान जब निर्यात की दिशा के बारे में करेंगे तो उसमें स्क्रीन पर यह सारणी आ जाएगा, लेकिन आयात की दिशा के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। भारत के व्यापारिक सहयोगियों को 5 बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्थिक सहयोग संगठन, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, पूर्वी यूरोप, विकासशील देश और अन्य। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, 1960-61 से 2016-17 के दौरान आर्थिक सहयोग विकास संगठन का हमारे आयात व्यय में हिस्सा कम हुआ। 1960-61 में यह हिस्सा 78% था, जो 2016-17 में 28.1% रह गया। तेल निर्यातक देशों के हिस्से में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1960-61 में भारत के आयात व्यय में इस वर्ग का हिस्सा मात्र 4.6% था, जो 1980-81 में बढ़कर 27.8% हो गया। 2016-17 में इस वर्ग का हिस्सा 24.1%, अर्थात 1/4 था। इसका कारण यह है कि OPEC के देशों से तेल आयातों में भारी वृद्धि हुई है। समाजवादी देशों के साथ बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों के परिणाम स्वरूप भारत के आयात व्यय में पूर्वी यूरोप का हिस्सा, जो 1960-61 में केवल 3.4% था, 1980-81 में बढ़कर 10.3% हो गया। 1990-91 में यह हिस्सा 7.8% था। पिछले 2.5 दशकों के दौरान साम्यवादी देशों की सरकारों के पतन से आयात व्यय में पूर्वी यूरोप का हिस्सा कम हुआ। 2016-17 में यह हिस्सा मात्र 2.4% था। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, भारत के आयात व्यय में विकासशील देशों का हिस्सा, खास तौर पर एशियाई देशों का हिस्सा
पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। 2016-17 में भारत के आय व्यय में इस वर्ग का हिस्सा 43.2% था। विभिन्न देशों पर भारत की आयात निर्भरता निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगी। 1950-51 में भारत का आयातों में इंग्लैंड का हिस्सा 20.8% था, अमेरिका का हिस्सा 18.3% था। इस प्रकार इन दो देशों का कुल हिस्सा 39.1% था। यह देश के औपनिवेशिक संबंधों का सूचक था। एक दशक के भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगे। पश्चिमी जर्मनी, कनाडा तथा सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाने लगे। इंग्लैंड और अमेरिका की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा अमेरिका प्रथम स्थान पर आ गया। योजना काल में भारत ने सबसे अधिक आयात अमेरिका से किया। उस देश से भारत ने बड़ी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा खदान का आयात किया। जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत संघ से व्यापारिक संबंधों का विस्तार होने के कारण इंग्लैंड पर निर्भरता कम हो गई। 1960-61 में भारत के आयातों में इंग्लैंड का हिस्सा 19.4% था, जो कम होते होते 2016-17 में 1.0% रह गया। दूसरी ओर जापान का आयात व्यय में हिस्सा 1950-51 में 1.5% से बढ़कर 1990-91 में 7.5% हो गया, परंतु उसके बाद इसमें कमी आई। 2016-17 में भारत के आयात व्यय में जापान का हिस्सा 2.5% था। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाजवादी देशों सा विशेष तौर पर भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापारिक संबंधों में तेज वृद्धि हुई। 1950-51 में सोवियत संघ से आयात नगण्य थे। 1960-61 में यह मात्र 16 करोड़ रुपये थे, परंतु उसके बाद द्विपक्षीय समझौतों के कारण उस देश से आयातों में तेज वृद्धि हुई। 1984-85 में आयातों में सोवियत संघ का हिस्सा 10.4% हो गया और उसका भारत के आयात व्यय में प्रथम स्थान हो गया। इसके बाद तब्दीली हुई। 1985-86 में अमेरिका प्रथम, जापान द्वितीय तथा सोवियत संघ तृतीय थे। 1990-91 में अमेरिका का आयातों में हिस्सा 12.1% था और उसका स्थान प्रथम था। उसके बाद दूसरा स्थान जर्मनी का था, जिसका स्थान 8.0% था। यह संयुक्त जर्मनी के आंकड़े दिए गए हैं। जापान का स्थान तीसरा था, हिस्सा 7.5% था। चौथे स्थान पर दो देश थे, इंग्लैंड तथा सऊदी अरब, हिस्सा 6.7%। पांचवें स्थान पर 6.3% के साथ बेल्जियम था, जबकि सोवियत संघ छठे स्थान पर था, हिस्सा 5.9%। सोवियत संघ का विघटन होने से आयातों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए 2016-17 में भारत के आयातों में चीन का स्थान प्रथम, हिस्सा 16.0%,
अमेरिका का स्थान दूसरा हिस्सा 5.8%, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई का स्थान तीसरा, सऊदी अरब का स्थान चौथा, स्विट्जरलैंड स्थान का पांचवा, इंडोनेशिया का स्थान छठा, दक्षिण कोरिया का स्थान सातवां, इराक का स्थान आठवां, जर्मनी का स्थान नौवां था, ऑस्ट्रेलिया का स्थान 10वां था। छात्रों, अब हम दूसरे क्लास में जो बताएंगे वो सारणी देंगे, वो सारणी इस पर भी लागू होगा और उसमें हम डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट के बारे में, निर्यातों की दिशा के बारे में हम स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से आज भी हम लोग क्लास में इतना ही पर हम क्लास समाप्त करते हैं और पुनः दूसरे क्लास में दूसरे दिन मिलेंगे और उसमें निर्यात की दशा के बारे में चर्चा करके और लगभग इस चैप्टर को हम लोग इस समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद।